हे गाइस, वेलकम टू टारगेट सरकारी नौकरी। मैं हूं अर्शाद अली, खंड शिक्षा अधिकारी यानी ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर का एग्ज़ाम फाइनली 16 अगस्त यानी आज आपका करा लिया गया है, जिसको लेकर आप काफ़ी ज़्यादा टेंस थे। और एग्ज़ाम देने के बाद में अब पहला काम आपके लिए यही रहा कि हमारे कितने क्वेश्चंस सही हुए हैं इस पेपर में। ऑफिशियल आंसर की जब आएगी तब उसके अकॉर्डिंग आप चेक करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी हम अपने अनुमान के अकॉर्डिंग इन क्वेश्चंस को देखेंगे कि किस क्वेश्चन का क्या आंसर हो सकता है, और आप भी चेक कीजिए कि आपके कितने आंसर्स सही हो पा रहे हैं। इस पेपर की अगर लेवल की हम बात करें तो लेवल इस क्वेश्चन पेपर के जो क्वेश्चंस हैं उनको फ्रेम बहुत अच्छे से किया गया है। एक तरीके से जिस तरह से आप कॉमन क्वेश्चंस देखते थे, डायरेक्टली हिट करता था क्वेश्चंस को, वैसे क्वेश्चन नहीं है। लैंग्वेज जो है बहुत अच्छे से बनाई गई है इन क्वेश्चंस की, और थोड़े से आपको अच्छे क्वेश्चंस भी यहाँ रखे हुए हैं। तो इसको आप टफ तो नहीं कहेंगे इस पेपर को, और ना ही ये इतना सिंपल है, इतना इजी भी नहीं है। तो ये मॉडरेट लेवल का एक पेपर था जिसको आप आराम से कर सकते थे, यानी 100 क्वेश्चंस तक आप आई थिंक जा सकते थे, 95 से लेकर 100 क्वेश्चन तक। तो आइए शुरुआत करते हैं डिस्कशन अपना इन क्वेश्चंस को लेकर। पहला सवाल देखिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फ़ारेनहाइट पैमाने पर तापमान 200 डिग्री फ़ारेनहाइट है, इसका मान सेल्सियस पैमाने पर आपको बताना है। हमने आपको टेम्परेचर पढ़ाया था पर्यावरण के कोर्स में। एक फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था कि जब आप कभी भी फ़ारेनहाइट या सेल्सियस में कोई वैल्यू पूछता है तो आप एक फॉर्मूला लगाते हैं इसके लिए, ठीक है। 9/5 इंटू टी, ये क्या है, सेल्सियस वाला टेम्परेचर, प्लस 32। अगर आपको यहाँ पूछ रहा है किसमें, फ़ारेनहाइट में, तो यहाँ पर आपको टीसी की वैल्यू दी गई होगी। अगर आप टीसी पूछ रहा है यानी सेल्सियस टेम्परेचर पूछ रहा है तो आपको एफ की वैल्यू दी हुई, फ़ारेनहाइट की वैल्यू दी गई होगी। तो यहाँ आप पुट कर देंगे टीसी और प्लस 32। जब इसको आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके आपको जो टीसी की वैल्यू आएगी, सेल्सियस में जो वैल्यू आएगी वो 93.33 डिग्री सेल्सियस आएगी। ये कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। तो पहले का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिल्कुल सही आंसर। अगला सवाल देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे आज का। सूची एक को सूची दो से मैच करना है। पहला है, इधर आर्टिकल्स का जो है टाइटल दिया हुआ है और यहाँ नंबर ऑफ आर्टिकल कौन सा है। उपाधियों का निषेध यानी अबॉलिशन ऑफ द टाइटल्स, ये आर्टिकल 18 में है ये। अगर हम बात करें धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, ये आर्टिकल नंबर 26 में है ये दिया हुआ। अगर हम अल्पसंख्यकों की भाषा उनकी संस्कृति का संरक्षण, ये आर्टिकल नंबर 29 में दिया गया है, 29 में। अगर हम बात करें शिक्षा के अधिकार की तो ये आर्टिकल नंबर 21 का ए या 21 का हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग अगर आप आंसर चूज करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सही आंसर। अगला सवाल देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड जो आपने देखा उसको हमने पॉलिटी के फंडामेंटल राइट्स जब डिस्कस किए थे तो वहाँ से है। तो पहला और दूसरा क्वेश्चन हम आपको पढ़ा चुके थे पहले ही। भारतीय संविधान के 74वें संविधान संशोधन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। ये क्वेश्चन भी आपको करवाया गया था पॉलिटी के कोर्स में। इसमें पहला कथन है, संविधान का जो 74वां संविधान संशोधन अधिनियम है, इसके तहत संविधान में एक नई सूची ऐड की गई थी। बिल्कुल की गई थी। कौन सी अनुसूची थी वो? 9th A अनुसूची ऐड की गई थी इसमें। इसका उपबंध तो पहला तो सही हो जाता है इसके हिसाब से। इसमें नगर पालिकाओं की कार्यकारिणी की पुनर्संरचना यानी नगर पालिकाओं का संगठन जो है इसमें बताया गया है। तीसरा है, यह नगर पालिकाओं में जो है सदस्यों के निर्वाचन के आरक्षण की व्यवस्था करती है। तो महिलाओं के लिए आरक्षण इसमें बताया गया है, किसके लिए? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए 1/3 यानी 33% आरक्षण की इसमें बात की गई है। तो ये भी ठीक है। अगर बात करें ये केवल कुछ निर्दिष्ट राज्यों में ही इसका प्रायोज्य है, तो ये गलत है। ऐसा नहीं है, ये कुछ राज्यों के लिए नहीं है, सभी के लिए है। तो इसमें आप आंसर सेलेक्ट कर सकते हैं 1, 2 और 3। ये इसमें ऑप्शन देखिए, इसका हो जाएगा ए ऑप्शन, सही आंसर है। नेक्स्ट देखें। अगला सवाल रहेगा, भारत में निम्नलिखित में से किसे शिशुओं और अवयस्कों के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक योजनाओं के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान है। तो आर्थिक यानी इकोनॉमिक और सोशल प्लानिंग किस लिस्ट में रखी गई है? हमने 3 लिस्ट पढ़ी थी, सेंटर लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉनकरेंट लिस्ट। कॉनकरेंट लिस्ट में जो कानून बनाने का अधिकार होता है वो सेंट्रल और स्टेट दोनों में से कोई भी बना सकती है। तो अगर हम बात करें आर्थिक और सामाजिक योजनाओं की तो ये किस लिस्ट का है, किस लिस्ट का विषय आता है? ये आता है कॉनकरेंट लिस्ट का। और कॉनकरेंट लिस्ट में कौन कौन कानून बना सकते हैं? केंद्र और राज्य सरकार दोनों बना सकती हैं। तो इसमें आर्थिक सामाजिक योजनाओं के लिए विधि निर्माण कौन कर सकता है? केंद्र और राज्य दोनों सरकारें कर सकती हैं। ये क्वेश्चन भी आपको पहले कराया गया था एग्जाम से।
सवाल नंबर अगला देखेंगे, यदि सभी समाज सुधारक मानवतावादी हैं, ये स्टेटमेंट सत्य है, इसको बोला गया है, तो निम्नलिखित तर्क वाक्यों में से कौन सा एक सत्य है। यहाँ पर आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि सभी समाज सुधारक, तो ये क्या है हमारे पास, समाज सुधारक हैं ये। यहाँ बोला गया सभी समाज सुधारक जितने भी हैं ये क्या हैं, मानवतावादी हैं। ये क्या है, मानवतावादी हैं। अब आपको बताना है इसको कंसीडर करते हुए निम्नलिखित तर्क वाक्यों में से कौन सा एक सत्य है। अगर आप ऑप्शन सी को देखें, ऑप्शन सी को, कुछ मानवतावादी समाज सुधारक हैं, ये बड़ा वाला सर्किल हमने बनाया मानवतावादी के लिए, तो मानवतावादी के लिए इसमें जो है एक छोटा सर्किल है, तो ये मानवतावादी के कुछ हिस्से को घेर रहा है, यानी ये क्या होगा, कुछ मानवतावादी जो हैं वो समाज सुधारक होंगे। अगर यहाँ बोल रहा है कुछ अमानवतावादी समाज सुधारक हैं, यहाँ तो इसकी बात ही नहीं की गई अमानवता की, ठीक है। कुछ, अब यहाँ देखिए, कुछ समाज सुधारक अमानवतावादी, ये भी नहीं होगा, ठीक, और ना ही ये होगा, तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर विषय दिए हुए हैं और अगला छठा क्वेश्चन है यहाँ पर उनके अनुच्छेद दिए हुए हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें आर्टिकल्स नंबर, आप यहाँ पर जो आर्टिकल दिया हुआ है 55 का, यहाँ पर सॉरी 51 का, और अगला दे रखा है 51 का और अनुच्छेद 51 का, यानी ये तीनों के तीनों आर्टिकल किससे संबंधित है, ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ से संबंधित है तीनों आर्टिकल। अगर आप हमने आपको जो है 11 की 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ करवाई थी, आपने ज़रूर पढ़ा होगा, तो ये क्वेश्चन भी हमारा पढ़ाया हुआ ही था आपको, ठीक है। वो चीज़ भी हम बताते चल रहे हैं कि कितने क्वेश्चंस जो आए थे, कहाँ से कौन से क्वेश्चंस आपको हमारे पढ़ाए हुए हैं, ठीक है। तो इसमें अगर आप आर्टिकल एक एक करके चेक करोगे, इसमें आर्टिकल अगर देखो 51 का छा, इसको देखोगे तो ये जो है इसमें देखो ये प्राणियों के प्रति दया रखने की बात करता है, और इसके पहले अगर आप देखें 51 का जा, 51 के जा को जो है ये ज्ञान अर्जन की बात करता है, ठीक। 51 का जा यहाँ पर ज्ञान अर्जन की बात करता है, कौन सा, ये हो जाएगा। और इसमें बचा कौन सा, जो राज्य की लोक सेवाएं हैं, इसमें न्यायपालिका को सेपरेट किया गया है, किससे, ये आर्टिकल 50 में ये बताया गया। बचा हुआ कौन, अब आप आंसर कर सकते हैं इसका, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेलेक्ट करेंगे आप इसका, ऑप्शन बी सेलेक्ट करेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलेंगे। इसमें यह देखिएगा कि इसमें जो डी है, डी का क्या है, इसमें 53rd है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सवाल नंबर नेक्स्ट देखिए, रीजनिंग का है, ये नंबर सीरीज के क्वेश्चंस हमने आपको करवाए थे। सेम एग्जैक्टली क्वेश्चंस तो संख्या वाले नहीं मिलेंगे, लेकिन पैटर्न आपको समझाए थे कि क्या क्या पैटर्न इनमें हो सकते हैं। तो पैटर्न इसमें आपको पता है, इसमें पैटर्न जो बनेगा, इसमें एक तो गुणा 3 माइनस 2, सभी नंबर में आप गुणा 3 माइनस 2 का जब लॉजिक लगाएंगे तो आपको अगला नंबर मिलता चला जाएगा। इसमें ऑप्शन जब आप आंसर करेंगे, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल इसमें देखेंगे, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। ए बी का भाई है, रीजनिंग का है ये, ब्लड रिलेशन का। ए बी का भाई है, बी सी का भाई है। इसको देखिए, इसको करना सॉल्व करते हैं। तो ए जो है हमने ऐसे लिख लिया, ए बी का भाई है तो मतलब ये मेल है, मेल के लिए हमने इसके ऊपर प्लस लगा दिया। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर समझिए इसको, देखिए यहाँ बोला गया ए बी का भाई है, ए ब्रदर है किसका, बी का, तो ए पर हम लगा देंगे प्लस, और यहाँ पता लग गया हमें जेंडर किसका है ये, तो जेंडर जो मेल होगा उसके हम प्लस लगाएंगे। और अभी हमें बी का जेंडर पहली लाइन में क्लियर नहीं है, तो बी को ऐसे ही लिखेंगे। अगली लाइन में बी से कनेक्ट किया गया, बी सी का भाई है, बी ब्रदर ऑफ सी, तो बी का भी जेंडर हमें क्लियर हो गया, भाई तो हमेशा क्या होगा, मेल ही होगा। तो देखिए बी सी का भाई है, सी का भाई यहाँ सी लिख लिया, सी का जेंडर अभी क्लियर नहीं है, सी को अगली लाइन में देखिए पढ़ा दिया हुआ है, सी डी का पति है, सी जो है पति है किसका, डी का, यानी ये भी क्या है, मेल है, और जब ये डी का पति है तो डी मतलब इसकी पत्नी होगी, तो डी क्या है, माइनस, यानी ये फीमेल है। अब बोला गया है ई जो है ए का पिता है, ए ये रहा हमारे पास, ई क्या है, ए का पिता है, यहाँ देख लीजिए ई ए का पिता है, यहाँ लिख देते हैं ई ए का पिता है मतलब प्लस। अब यहाँ पूछ रहा है आपसे कि ई और ए का क्या संबंध है, सॉरी डी और ई का क्या संबंध है। देखिए अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, जब ये ई ए का पिता है तो ये किसका भी पिता होगा, ये तीनों आपस में क्या है, अभी देखा है हमने, तीनों आपस में ये भाई हैं, ए बी सी तीनों भाई हैं, और ये तीनों किसके बेटे हैं, ई के बेटे हैं तीनों। इनमें से एक बेटे जिसका नाम है सी, इसकी शादी हो गई, इसकी शादी होने के बाद यानी बेटे की जो पत्नी है वो क्या लगेगी, ई की, ये पूछ रहा है, तो बेटे की पत्नी कहलाएगी बहू। ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे तो बहू का रिलेशन है ऑप्शन बी। अगला सवाल चलते हैं, सवाल नंबर अगला है कोडिंग डिकोडिंग है, और ये आपकी अल्फ़ाबेट पर बेस्ड है। ये भी आपको क्वेश्चन कराया गया था दिसंबर को, इसने इस तरह से लिखा है, तो आपको निम्न माह में से
ये किस रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे इन लेटर्स को, देखिए कोई अलग से वर्ड नहीं, अलग से लेटर नहीं दिखाई दे रहे दोनों शब्दों में ही। तो यहाँ पर आपको डी ई नज़र आ रहा है और यहाँ पर ई आर, शुरुआत के 2 लेटर, ये सब आपको पेयर्स में करवाए थे हमने, अगर आपने ध्यान से देखा हो उनको। तो डी ई को आपने देखा इनके प्लेसेस इंटरचेंज किए गए हैं, डी ई को लिख दिया गया है ई आर की जगह। देखिए ये डी ई लास्ट में था, यहाँ शुरू में कर दिया गया है, और ये सॉरी ई आर जो है यहाँ लास्ट में था, तो इसमें इसको शुरू में कर दिया गया है, और डी ई यहाँ शुरू में था, इसको लास्ट में भेज दिया गया है। ऑप्शन में तुरंत देखिए इस तरह के चेक करिए, जब यहाँ ई आर है तो इसको लास्ट में भेजा जाएगा, तो लास्ट में हो जाएगा ई आर, और जब यहाँ नो है तो ये नो को भेजा जाएगा शुरू में। तो ये वाला अगर आपको ऑप्शन में देखिए कौन सा मिल रहा है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, शुरुआत में नो मिल रहा है, और ई आर किस में मिल रहा है, ये ऑप्शन डी आप कर लेंगे। करवाया है सब आपको ये। नेक्स्ट अगला सवाल सीरीज़ का है, ये फिर हमने करवाया हुआ क्वेश्चन है ये। सीरीज़ में हम देखते हैं प्लस माइनस, सबसे पहले प्लस का रिलेशन देखते हैं, फिर माइनस का, फिर मल्टीप्लाई का, फिर डिवाइड का। ठीक है, अगर आप देखें इसमें 1 में 1 आप ऐड करेंगे तो अगला टर्म क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप इस 1 को इस 2 में ऐड करोगे तो कितना मिल जाएगा, कि 3 मिल रहा है हमें अगला। इस 2 को 3 में ऐड करोगे तो 5 मिल रहा है, और इस 3 को 5 में ऐड कर रहे हो तो 8 मिल रहा है। ठीक है, और इस 8 में आप ये 5 ऐड करोगे, यानी जो आगे वाला अंक जिस पर हम बात करें उससे पिछला वाला अंक उसमें ऐड करते चलेंगे तो 13 हो जाएगा। 13 में अगर आप ये वाला 8 जोड़ोगे तो 21 आ जाएगा। तो यानी हमारी सीरीज़ फॉलो हो रही है। तो यहाँ पर कौन सा वो मिलेगा अंक आपको, 13। ठीक है, 13 इसका आंसर है। अगला सवाल नंबर अगला देखेंगे। जिन लोगों को ये लग रहा है कि हम जिन पर दावा कर रहे हैं कि क्वेश्चन हमने आपको करवाए थे, हम आपको वीडियो नंबर भी बता सकते हैं कि कौन से वीडियो में हमने कौन सा क्वेश्चन पढ़ाया था आपको, उसकी फिक्र आप मत करिए। ठीक है, रायसीना डायलॉग हुआ था जो कि 14 से 16 जनवरी को चला था, इसका थीम आपको बताना है। तो ये बहुत सिंपल है, क्वेश्चन भी करवाया गया था आपको करंट अफेयर्स में, नेविगेटिंग दी अल्फा सेंचुरी, नेविगेटिंग दी अल्फा सेंचुरी। नेक्स्ट सवाल नंबर नेक्स्ट था, विश्व रैपिड शतरंज प्रतियोगिता, विश्व रैपिड शतरंज प्रतियोगिता 2019 वाला जो ये हुआ था, इसको जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी, ये थी कोनेरो हम्पी। याद रखिए कोनेरो हम्पी। चलिए नेक्स्ट सवाल नंबर अगला है, नीति आयोग के द्वारा हाल ही में जो जारी सतत विकास लक्ष्य इंडिया इंडेक्स 2019 थी, इसके अनुसार राज्य में जो है सबसे प्रथम स्थान पर कौन था। ये क्वेश्चन आपको हमने करवाया था। तो इस वाली सूचकांक में नीति आयोग ने जारी की थी 2019 में, इसमें केरल ने टॉप किया था, केरल प्रथम स्थान पर था इसमें। और इसमें अगर लास्ट पूछता है तो इसमें लास्ट था कौन सा, बिहार निचले स्थान पर था। तो ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर अगला है, निम्नलिखित में से किस देशों ने जनवरी 2020 में भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन वनीला शुरू किया था। देखिए जो भारतीय नौसेना है, चक्रवात से जो प्रभावित लोग थे मेडागास्कर के, उन लोगों को सहायता देने के लिए, उनके लिए आपदा राहत प्रदान करने के लिए ऑपरेशन वनीला चलाया गया था मेडागास्कर में। ऑप्शन सी सही आंसर। अगला सवाल नंबर अगला रहेगा, निम्नलिखित देशों में से किस देश ने दिसंबर 2019 में G20 देशों की अध्यक्षता जापान से प्राप्त की है। याद रखिएगा ये कौन सा देश था, सऊदी अरेबिया। ऑप्शन सी। अगला देखें। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए। यहाँ ऊर्जा संयंत्र है और ऊर्जा के प्रकार, कौन सा ऊर्जा संयंत्र या कौन सा प्लांट जो है किस तरह की ऊर्जा से संबंधित है। चमेरा की बात करेंगे तो चमेरा एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, ये जलीय ऊर्जा है। याद रखेंगे जलीय ऊर्जा ये कहाँ पर है, हिमाचल में है। ये कहाँ पर है, हिमाचल में। अगर हम ग्वाल पहाड़ी की बात करें, ये ग्वाल पहाड़ी सोलर थर्मल एनर्जी से रिलेटेड है, ये कहाँ पर है, गुड़गांव में यानी हरियाणा में है। अगला है कुदानकुलम। कुदानकुलम की अगर आप बात करें, इसको आप बोलते हैं KKNPP भी बोलते हैं इसको, कुदानकुलम। कुदानकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट है ये, तो इसका हो गया आणविक एनर्जी। और अगला है पतरातू। पतरातू झारखंड में है, ये थर्मल पावर प्लांट है। तो इस तरह से मैच कर सकते हैं आप। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ए का कौन सा मैच किया है, थर्ड, और लास्ट का चेक कर लीजिए कौन सा है, डी का फर्स्ट। ठीक है, आप इसका आंसर करेंगे ऑप्शन डी, ए का थर्ड और डी का। देखिए पतरातू क्या है, ये थर्मल पावर प्लांट है, ये सेकेंड है इसका। ठीक है, और अभी हमने मैच किया है सारी चीज़ें। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट देखेंगे। भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण के अनुसार भारत में सभी कोटि के कोयले का कुल भंडार देश में 293.50 करोड़ टन है। देखिए इस वाले सर्वेक्षण की हम बात करेंगे, आप जा करके देख सकते हैं इसको, callindia.nic.in पर आप जा करके देख सकते हैं। और इसमें जो कोयले का भंडार इस रिपोर्ट के अनुसार बताए गए हैं, वो एग्जैक्ट डेटा इसका कितना है,
319.020 बिलियन टन, ठीक है, ये क्या है, बिलियन टन जो है इतना कोयला भारत में है, ना कि इतना। तो पहला स्टेटमेंट सही है। देश के कुल कोयले का प्रमाणित भंडार आधे से अधिक 2 राज्यों में बता रखा है इसने, झारखंड और उड़ीसा। इसने जो प्रमुख राज्य बताए हैं इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, उसमें शामिल कौन कौन से, झारखंड है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र है। लेकिन 2 मेन है इसमें, वो कौन है, झारखंड और उड़ीसा में पाया जाता है आधे से ज़्यादा का। तो इसमें कारण ठीक हो जाएगा, लेकिन ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट इसका आंसर क्या हो जाएगा फिर इस हिसाब से, तो इसका ए तो गलत हो गया और इसका जो रीज़न वो आर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए अगला, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सी जनसंख्या की दृष्टि से द्वितीय, पॉपुलेशन वाइज भारत का कौन सा स्टेट सेकंड पोजीशन पर है पॉपुलेशन के मामले में, और पूछ रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से थर्ड पोजीशन पर एरिया वाइज बताना है, सेकंड पोजीशन पर पॉपुलेशन वाइज। पूरी लिस्ट बनाई थी हमने, टॉप 5 ज़रूर देखे थे इसमें अगर आपको याद हो। पॉपुलेशन वाइज हमने डिस्कस किया था, एरिया में पहले नंबर पर जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या है वो यूपी की है, दूसरे नंबर पर आती है महाराष्ट्र की, तीसरे नंबर पे आती है किसकी, बिहार की पॉपुलेशन, ठीक, चौथे नंबर पे आती है वेस्ट बंगाल की, पश्चिम बंगाल की। अगर आप एरिया वाइज बात करें तो ये लार्जेस्ट स्टेट है बाई पॉपुलेशन वाइज। तो यहाँ पूछ रहा है कि जनसंख्या की दृष्टि से सेकंड नंबर पे कौन है, जनसंख्या की दृष्टि से महाराष्ट्र है। एरिया वाइज देखें तीसरे पे कौन है, एरिया जो सबसे ज़्यादा है वो राजस्थान का है, पहले नंबर पर है। दूसरे नंबर पर एरिया किसका ज़्यादा है, एमपी का है। और तीसरे नंबर पर किसका है, थर्ड पोजीशन पर कौन है, ये महाराष्ट्र है एरिया वाइज। और फोर्थ पोजीशन पर क्या है, यूपी है। तो यहाँ पूछा हुआ एरिया वाइज थर्ड पर कौन है, तो सेकंड और थर्ड पर एरिया वाइज क्रमशः कौन से हैं, महाराष्ट्र है, ऑप्शन डी अगला। चलिए सवाल नंबर 19 देखेंगे। इसमें सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। एक में जनजातियाँ दी गई हैं, दूसरे में आपको इनकी जनजातियों की लोकेशन कहाँ पर है। जो जारवा जनजाति है या जरवा जनजाति है, ये अंडमान निकोबार की जनजाति है एक, और ये कुकी जनजाति अभी हाल फिलहाल में ये जो है न्यूज़ में थी। भारत सरकार इनसे जो है इनके 23 ग्रुपों से कुकी और कुकी जो जनजाति है या जनजाति समूह है, इनके 23 ग्रुप से बात करने के लिए सरकार गई थी, इसलिए ये करंट अफेयर्स में था अभी। तो कुकी जनजाति कहाँ की है, ये मणिपुर की है, ऑप्शन सी। अगर सी वाला देखेंगे तो ये थारू, ये जानते हैं यूपी की, और बचा हुआ क्या है गोंड, तो गोंड मैच कर देंगे आप किससे, मध्य प्रदेश से, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी 4 3 1 2, 4 3 1 2। तो यहाँ पर ए को हमने मैच किया है किससे, 4 से, बी को हमने मैच किया है किससे, देखिए बी को हमने थर्ड से मैच किया है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर 20 है क्वेश्चन नंबर। इसमें आपको बायोस्फीयर रिजर्व दे रखे हैं और भारत के राज्य, ये क्वेश्चन भी आपको कराया गया है। भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, जिसमें से 4 आपको दिए हुए हैं। नोकरेक कहाँ पर है, नोकरेक मेघालय के अंदर है, इसको मैच कर सकते हैं आप। और मानस कहाँ पर है, मानस असम के अंदर है। अगला क्या देखिए, सिमलीपल कहाँ पर है, ये उड़ीसा में है। और अगस्त्यामलई कहाँ पर है, ये तमिलनाडु और केरल, 2 लोकेशन पर है ये। यहाँ केरल दिया हुआ है, आप आसानी से मैच कर सकते हैं। तो नोकरेक मेघालय, इसमें पहले देखिए हमने किससे मैच किया है, पहले को ए को हमने मैच किया है किससे, थर्ड से। ऑप्शन में चेक कर सकते हैं आप, ऑप्शन में चेक करिए, ये रहा सी ऑप्शन। और देख सकते हैं नेक्स्ट वन मानस का देखें, मानस को हमने किससे किया है, मानस को असम से किया है, तो ये हो जाएगा इस हिसाब से सी ऑप्शन। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, देखिए भारत में नगरीकरण के संदर्भ में 2 स्टेटमेंट है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल नगरीय जनसंख्या जो है 60% से अधिक प्रथम श्रेणी में निवास करती है, ये स्टेटमेंट गलत है। लेकिन 2010 में जो है 10 लाख से अधिक जनसंख्या जो है 53 नगर वाले संकुल थे, ये ठीक है। तो इसमें दूसरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अगला। सवाल नंबर नेक्स्ट देखिए, 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग जो आपको बताना है, प्रति 100 बालिकाओं में से 0 से 6 वर्ष की संख्या पर बालकों की संख्या सर्वाधिक किस स्टेट में है, तो यह है पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, शरीर की सतह से जो है पसीने का बहना द्वारा जल की जो हानि होती है वो किस चीज़ पर निर्भर करती है। तो जो हमारा एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है, जो वातावरण का तापमान है उस पर, और जो मॉइस्चर है, नमी है, इन दोनों पर ही डिपेंड करती है, ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों में सूक्ष्म पोषक नहीं है, माइक्रोन्यूट्रिएंट इनमें से कौन सा नहीं है। मैग्नीज, आयरन, कॉपर तो है, लेकिन आयरन, मैग्नीज और कॉपर तो है, लेकिन मैग्नीशियम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं है, ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है, याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, हीमोग्लोबिन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है।
सवाल नंबर नेक्स्ट देखिए, हीमोग्लोबिन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो इसमें देखो 3 स्टेटमेंट इसके फंक्शन के बारे में बताया हुआ है। इसमें क्या है, ह्यूमन जो हीमोग्लोबिन होता है इसका रंग लाल होता है, फेफड़ों से कोशिकाओं तक ऑक्सीजन का वाहक होता है, यह कुछ एसिडिक होता है। तो ये एसिडिक इसका जो है स्लाइटली बेसिक नेचर होता है, तो ऑप्शन सी इसका सही रहेगा। इसकी गलत हो जाएगा। तो ये ऊतकों से फेफड़ों को कार्बन डाइऑक्साइड को पहुंचाता है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। सवाल नंबर अगला देखिए, रक्त में जो ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन होता है HbA1c, इसका मापन निम्नलिखित में से किसके प्रबंधन के लिए किया जाता है। आपकी बॉडी का जो शुगर लेवल है, आप हमारी बॉडी का जो शुगर लेवल है इसको मेज़र करने के लिए जो है इसको HbA1c को जो है इस मापन विधि को जो है अपनाया जाता है। तो ये क्या है, मधुमेह से है रिलेटेड है। ठीक है, तो ये क्या है, मधुमेह से रिलेटेड है ये मापन। नेक्स्ट सवाल, तो इसका आंसर हो जाएगा डायबिटीज़ मिलेटस, यानी जिसे आप क्या कहेंगे, मधुमेह। नेक्स्ट सवाल, ये क्वेश्चन फंडामेंटल ड्यूटीज़ का आपको करवाया गया था। फंडामेंटल ड्यूटीज़ मौलिक कर्तव्य हमारी 11 हैं, 11 की 11 ड्यूटीज़ करवाई थी। इसमें देश की रक्षा हमको करनी है, और इसमें जो हमारी सामाजिक संस्कृति है, गौरवशाली परंपरा है, इसको परीक्षण करना है, और सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा भी करना है। ये तीनों शामिल है, लेकिन टैक्स को पे करने को लेकर या आयकर अदा करने की बात उसमें नहीं की गई है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका आंसर देखेंगे 1, 3 एंड 4। सेकंड इसमें नहीं है। अगला सवाल, सवाल नंबर अगला है, तो कथन ये है, एक स्टेटमेंट है और एक इसमें कारण है। तो भारत में जो मंत्री परिषद है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, ये संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी होती है। इसमें जो मंत्री परिषद है ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ना कि राज्यसभा। ठीक है, तो पहला हो जाएगा इसमें गलत। दूसरा, इसका लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य जो है संघीय सरकार में मंत्री बनने की पात्रता रखते हैं। ये बिल्कुल ठीक है, तो इसका आंसर ये ठीक हो जाएगा। इसमें पहला गलत है, दूसरा सही है। तो आंसर इस हिसाब से क्या होगा, ए गलत है और किंतु आर सही है। नेक्स्ट सवाल नंबर अगला देखिए, करवाया हुआ ये भी, पंचायती राज पर गठित होने वाली जो समितियां हैं उनको बताना है कि वो किस किस ऑर्डर में। सबसे पहले कौन सी फ्रेम हुई थी, तो ये आप जानते हैं BR मेहता। ठीक है, बलवंत राय मेहता कमेटी जो बनी थी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को लेकर के, वो साल 1957 में बनी थी। उसके बाद आई थी अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति साल 1977 में बनी थी। इसके बाद जो समिति आई थी वो GV के राव, पूरा नाम था इसका GV के राव समिति, ये साल 1985 में आई थी। और उसके बाद में कौन आई थी लास्ट में, LM सिंघवी समिति, ये साल 1986 में आई थी। तो आप देखिए यहाँ पर इनमें से सबसे पहला वर्ष कौन सा है, तीसरा। तो BR अम्बेडकर उसके बाद में 57 के बाद 77 में आई थी, यानी अशोक मेहता समिति आई थी। उसके बाद तीसरे नंबर पे कौन है, ये है आपका GV के राव, और सेकंड नंबर इस तरह से मैच कर लेंगे। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर अगला भी करवाया हुआ है, संविधान का कौन सा भाग जो है केंद्र और राज्य के बीच में एक तरीके से वित्तीय संबंधों का विवरण बताता है। तो सेंटर स्टेट के बीच में रिलेशनशिप कौन कायम करता है, भाग 11 है ये। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। नीचे देखिए विकल्पों में जो है आपको रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये एनालॉजी दी हुई है यहाँ पर, ये आपको करवाया हुआ है पहले ही। तो यहाँ पर B अगर आप देखें तो B कौन सी पोजीशन पर आता है, सेकंड। और यहाँ B के बाद में क्या दिया हुआ है, C थर्ड पे आता है, ये फोर्थ पे आता है, और F 6 पे आता है। ये पोजीशंस हैं। और अब यहाँ देखें इन दोनों में रिलेशन के लिए बताया हुआ है, ये 7वीं पोजीशन पर आता है G7, ये 8वीं पर, और ये 9वीं पर, और ये 11वीं पर। B के बाद में डायरेक्टली G लिखा गया, तो B में कितना ऐड करें, तो G आ जाए, यहाँ 5 ऐड किया गया होगा। 3 के बाद में सीधा 8 आ गया है, तो इसमें 5 ऐड किया गया होगा। 4 के बाद में 9 आया तो इसमें 5 ऐड किया गया होगा। 6 के बाद में 11 आया तो इसमें 5 ऐड किया होगा। यानी इस वाले में जब हम लिखेंगे तो इसमें 5 ऐड करके लिखेंगे सभी नंबर में। L होता है 12वें नंबर पे, 12 में आप 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 12 5 होते हैं 17। 17 नंबर पे होता है आपका Q, आपको बताया था Q में 17 छिपा होता है इस तरह से। और M होता है आपका 13 प्लेस पर, 13 में 5 ऐड करेंगे तो 18 नंबर पे आपको बताया था। 18 पे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं बहुत इजीली। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर Q है और यहाँ पर ये 13 है, 13 में 5 ऐड करेंगे तो 18वें नंबर पे होता है आपका R। और अगला है N होता है 14 नंबर पर, 14 में 5 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 19 हमने बताया था कौन सा होता है, ये S होता है। और अगला है P होता है आपका 16 में 5 आप ऐड करोगे तो ये होगा 23 नंबर पे आपको पता है क्या होगा, 23 नंबर का बहुत आसान था। ठीक है, ओ यहाँ जस्ट मिस्टेक, यहाँ पर देखिए Q आया था हमारा, Q आया था, R आया था,
क्यू आया था, आर आया था, और इसके बाद में एन, एन हमारा कितने पे था, 14 पे था। 14 में 5 ऐड किए तो कितना हो गया 19, एस, और पी था 16, 16 में 5 ऐड करेंगे तो 21 होगा, ना कि 23। 21 पर आप जानते हैं सिंपल यू आता है, तो क्यू आर एस यू, ऑप्शन सी सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन हमने आपको पहले ही करवाए थे, इस क्वेश्चन को आप आसानी से कर लेंगे। इस क्वेश्चन को हमने अलग अलग तरीके से आपको करवाया था, तो इसका आंसर आप कर सकते हैं डायरेक्टली बृहस्पतिवार, थर्सडे। किसी आंसर में आपको अगर लगता है कि ये आपका अलग है, मिसमैच हो रहा है, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन भी हम आपको पहले ही करवा चुके हैं, ठीक है। इसमें लॉजिक फाइंड आउट करना होता है। देखिए बड़े बड़े डिजिट्स हैं, जब कभी बड़े बड़े अंक आपको दिए हों, संख्याएं दी हों, तो उसमें बहुत सिंपल से लॉजिक लगते हैं। या तो आपस में ऐड करके देखिए इनको, या मल्टीप्लाई करके देखिए, सब्ट्रैक्ट करके देखिए, कोई भी दो उसको, तब आपको एक रिजल्ट मिलता है इसमें। तो इसमें अगर आप देखें 5 और 1 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 और 1 की मल्टीप्लाई आप करेंगे तो ये 5 ही होगा। 6 और 1 की मल्टीप्लाई आप कर देंगे तो ये 6 ही रहेगा। अगर इन दोनों नंबर्स को ऐड कर रहे हैं तो ये 11 आ जाएगा। अगला देखें, इसकी 6 और 4 की हम मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आएगा 24, और अगर हम किसकी, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ कितना आएगा 6। अगर इन दोनों को ऐड कर रहे हैं तो ये नंबर हमें यहाँ मिल जा रहा है। जैसे हमने 6 और 5 को ऐड किया था तो ये नंबर हमें यहाँ मिल जा रहा है। तो सेम लॉजिक दोनों में जब एक जैसा लग गया, ये आपको बताया था बहुत अच्छे से, बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई थी इसमें। तो जब ये दोनों पैटर्न एक जैसे मिले, तीसरी लाइन में भी यही पैटर्न फॉलो हो रहा होगा डेफिनेटली। तीनों की मल्टीप्लाई हमने करी तो कितना आया 15, और यहाँ तीनों की मल्टीप्लाई करा तो यहाँ आया 12। दोनों को ऐड करोगे तो आया कितना, देखिए 27, 15 और 12 हो गए 27, बी ऑप्शन। अगला सवाल, अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं, बेसिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन पर बेस्ड होते हैं, इनको आप आसानी से कर सकते हैं। तो दो व्यक्ति हैं, ए और बी, उनकी आयु का रेशियो दिया हुआ है। जब कभी भी आपको आयु दी होती है तो आप उनकी आयु को मान सकते हैं, ए की आयु इसमें एक्स, ये सिर्फ रेशियो दिया होता है, ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है। अगर हम एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है तो कोई एक वेरिएबल इनके साथ में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हम कुछ भी मान सकते हैं। तो ए की आयु कितनी है, यहाँ 5 साल पहले दी हुई है 4x, और ये कितनी दी हुई है, बी की कितनी दी हुई है 5x। ए बी की हमें जो है वर्तमान आयु अगर दी हुई है, यहाँ पर ये दी हुई है, लेकिन ये तो 5 साल पहले की है। अगर 5 साल और इनमें ऐड कर दें, ए की आयु, ए की वर्तमान आयु या प्रेजेंट आयु ए की कितनी हो जाएगी, पहले कितनी थी इसकी, 5 साल पहले 4x थी, लेकिन 5 साल अब वर्तमान देखोगे तो पिछले जो 5 साल पूर्व वाले हैं वो ऐड करने पड़ेंगे इसमें, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, यदि ए की वर्तमान आयु 29 वर्ष है, एक हमने निकाली है, एक उसने दे रखी है पहले ही, तो ए की आयु 29 वर्ष, और ये 4x + 5 ये इधर आ जाएगा तो यहाँ 24 बचेगा, और ये 4x, तो ये 4 सिंह 24, यहाँ x की वैल्यू निकल गई। जब x की वैल्यू निकल जाएगी तो अभी पूछा है कि b की वर्तमान आयु, भाई ए की वर्तमान आयु क्या थी, ए की वर्तमान आयु 4x + 5 थी, यहाँ पूछा है बी की, तो बी की भी वर्तमान आयु कितनी होगी 5x, तो इसकी क्या होगी ये, ठीक है, ये 5 वर्ष पूर्व, लेकिन अभी वर्तमान में 5 वर्ष और ऐड करने पड़ेंगे इसके। तो 5 में आप यहाँ गुणा 6 से करिए, प्लस 5 ऐड करिए, 30 + 5 35, 35 इसका आंसर है। अगला देखें, तो इस सवाल को आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, अलजेब्रा का क्वेश्चन है ये। इसमें x की वैल्यू आपको गिवन है और इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकाली है। ये तो डायरेक्टली आप क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर दीजिए, और इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करके जो x की वैल्यू आएगी यहाँ पुट करके डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं, या फिर आप इसको x को जो है इसके साथ में ले लीजिए, एक कंप्लीट नंबर जो पूर्णांक के साथ लेकर के, बाकी में जो आप क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे तो एक्सपेंड करके इस तरह की फॉर्म बनाएगी, इसमें ऑप्शन आंसर आ जाएगा 2। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन सर्कल पर है, तो इसका आंसर आप डायरेक्टली यहाँ लिख सकते हैं, डायरेक्टली तो नहीं, लेकिन ये हमने जो है अपना यूपी टेट के कोर्स के लिए कहा था आपसे पढ़ने के लिए, मैथमेटिक्स के लिए, क्योंकि जब यहाँ करा रहे थे उसका रिस्पॉन्स ही नहीं था उसमें, तो हमने ये सब पहले ही करवाया हुआ था आपको। जो ज्योमेट्री में भी इसको पढ़ाया था हमने, सर्कल की सारी प्रॉपर्टी पढ़ाई है, ठीक है। ये जो है आपकी जीवाओं पर आधारित जो प्रॉपर्टी हैं इसको ऑलरेडी करवाया जा चुका है, तो इसका डायरेक्टली आप आंसर कर सकते हैं यहाँ से। तो इसका आंसर आप 50 डिग्री करेंगे। नेक्स्ट सवाल देखें, ये भी इस कोर्स में करवाया जा चुका है, तो इसका आंसर आप जो है बी रखेंगे। नेक्स्ट सवाल देखिए, सवाल नंबर अगला है, ये करवाया हुआ है आपको, देश के बड़े राज्यों में आपको बताना है 2019 में सुशासन सूचकांक गुड गवर्नेंस में जो है टॉप पर कौन सा स्टेट रहा है कंट्री में हमारी, तो ये है तमिलनाडु, ऑप्शन बी। सवाल नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, अप्रत्यक्ष करों को प्रतिगामी कर व्यवस्था क्यों कहा जाता है, तो ये सभी समूहों पर जो समान दर पर इम्पोज किए जाते हैं, ऑप्शन सी। सवाल नंबर नेक्स्ट है, $5 ट्रिलियन की जो अर्थव्यवस्था इसको बनाए रखने का लक्ष्य है,
कितना था ये गवर्नमेंट का, ये 2024 तक। नेक्स्ट देखें सवाल नंबर नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन भी आपको करवाया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन 15th फाइनेंस कमीशन के संबंध में जो है सही नहीं है। भारत सरकार द्वारा 15वें वित्त आयोग का गठन 27 नवंबर 2017 में किया गया था। ये बात बिल्कुल ठीक है, ये बात बिल्कुल स्टेटमेंट बिल्कुल सही होगा आपके लिए। और इस आयोग का जो कार्यकाल था वो 1 अप्रैल 2020 से शुरू हुआ, जो कि 5 वर्ष की अवधि के लिए था। इसके अध्यक्ष बनाए गए थे NK सिंह, बिल्कुल ठीक है। और इस आयोग की अनुशंसा पर जो है इस आयोग का गठन कितने वर्षों के लिए, 5 वर्ष, कौन कौन से, 2020 से लेकर 2025 तक, 5 वर्ष की अवधि तक के लिए गठित किया गया, ये ठीक है। अब लास्ट देखिए, आयोग ने 30 अक्टूबर 2020 तक अपनी प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए कहा है। ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है, क्योंकि क्या कहा है, 30 अक्टूबर 2019 तक पेश करने के लिए कहा गया है इसको, अपनी रिपोर्ट को, ना कि 2020 तक, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ पर पल्लव शासक हैं, उनके कार्यकाल दिए हुए हैं, उनके बताना है कि कौन सा जो है किससे पहले आया था, तो लिस्टिंग करनी है। अगर आज में देखें, इसमें महेंद्र वर्मन सबसे पहले आया था, उसके बाद नरसिंह देव वर्मन आया था, उसके बाद में परमेश वर्मन आया था, और उसके बाद नंदी वर्मन। तो इसमें आप सेलेक्ट कर सकते हैं 4 2 1 3, पहला पैटर्न इसका ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट रहेगा, इसमें देखिए आपको बताना है जो शासक हैं और इधर इनकी पत्नियां या फिर रानियां कौन कौन है। चलिए, तो इसमें यहाँ पर देखेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन ए लगाएंगे आप। तो ये क्वेश्चन पहले भी रिपीट हुआ है, ठीक है, दूसरे पेपर में ये क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी। इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल नंबर अगला है, यहाँ समाचार पत्र दिए हुए हैं और कुछ यहाँ पर उनके संस्थापक हैं। अल हिलाल जो समाचार पत्र है, इसको मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा इसको संस्थापित किया गया था। संस्थापक थे न्यू इंडिया को एनी बेसेंट के द्वारा। अगर हम बात करें तहजीबुल अखलाक की, तो इसको सर सैयद अहमद खान ने 1881 में शुरू किया था, ना कि मोहम्मद अली जिन्ना ने, ठीक है। तो यहाँ कर सकते हैं सर, यहाँ पर कर सकते हैं अब सर सैयद अहमद खान। तो ये इसमें मैच नहीं है। ऑप्शन सी संवाद कौमुदी के संस्थापक कौन थे, राजा राममोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैचिंग वाले में नेक्स्ट का आंसर रहेगा इसमें ऑप्शन, यहाँ ऑप्शन करेंगे ए को। अगला सवाल, एक्चुअली यहाँ पर जो राजा हैं इनकी द्वारा जो लिखी हुई किताबें हैं ये उनके नाम हैं। तो ताजुल मासिर जो लिखी है, हसन निज़ामी ने लिखी है इस किताब को, ठीक है, हसन निज़ामी की किताब है। खजाइनुल फतूह को अमीर खुसरो के द्वारा लिखा गया है, और ये है सेकंड वाली। और तारीख़ मुबारक शाही को याहिया द्वारा लिखा गया है, और फतवा जहांगीरी को लिखा गया है जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा। तो इसको आप मैच करेंगे। नेक्स्ट चलिए, सवाल नंबर नेक्स्ट रहेगा, सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। आयोग दिए हुए कमीशन कौन सा व्यक्ति किससे रिलेटेड है। तो एंड्रयू फ्रेजर जो है ये किससे है, लॉर्ड कर्जन के टाइम पीरियड में ये था, किससे, पुलिस आयोग से संबंधित था। ऑप्शन इसका हो जाएगा ए का थर्ड। एंटोनी मैकडोनल्ड जो था ये अकाल आयोग से था, और कोलिन स्कॉट मॉनक्रिफ जो था ये सिंचाई आयोग से था, और बचा हुआ कौन है, थॉमस रॉबर्टसन। तो ये हो जाएगा रेलवे से। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। सवाल नंबर नेक्स्ट देखिए, आर्य समाज जो है, इसमें आर्य समाज आंदोलन ने हिंदुओं में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता प्रदान की, ये सही है। आर्य समाज आंदोलन की ने जो है श्वेत जाति की श्रेष्ठता में विश्वास की जड़ों को कमज़ोर किया, ये भी ठीक है, दोनों स्टेटमेंट ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बट ये इसको एक्सप्लेन नहीं करता है सही से। तो स्टेटमेंट दिए हुए हैं लाला लाजपत राय के बारे में। प्रारंभ में वे असहयोग नीति के पक्ष में नहीं थे, परंतु बाद में गांधी जी के पक्ष में हो गए, ठीक है। ये स्वराज पार्टी के गठन में लाला लाजपत राय भी शामिल हुए थे। तो ये दोनों स्टेटमेंट ही ठीक हैं, फर्स्ट और सेकंड इसका सही आंसर है। सवाल नंबर अगला देखिए, विलय का सिद्धांत जिसे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स कहते हैं, ये पूरी की पूरी जितनी भी जो जगहें थी या राज्य थे इनको मिला लिया गया था हड़प नीति के तहत में। तो इसका ऑर्डर भी हमने आपको करवाया था। तो इसमें पहले नंबर पे देखिए, इसमें बघाट है, ठीक है, पहले बघाट, इस पर दूसरे पर सतारा है, और इसमें क्या है, फिर झांसी है, फिर उदयपुर है। तो ये इसमें ऑर्डर आपको फॉलो करना है। सवाल नंबर अगला है, गन्ने के उचित मूल्य और पारिश्रमिक मूल्य जो है FRP निम्नलिखित में से कौन डिसाइड करता है। तो ये कौन है, आर्थिक मामलों की जो कैबिनेट कमेटी है इसके द्वारा डिसीजन लिया जाता है ये। सवाल नंबर नेक्स्ट देखेंगे, सूरजमुखी का तेल एक अच्छी गुणवत्ता वाला तेल है, बिल्कुल सही है। इसमें असंतृप्त वसा अम्लों की अधिक मात्रा पाई जाती है, ऐसा नहीं है। तो इसमें इसका आंसर ए सही हो जाएगा। और
ये बी जो है फॉल्स हो जाएगा। इसमें आंसर कर लेंगे आप, ए सत्य है परंतु आर गलत है। नेक्स्ट देखिए, इसमें देखिए जो रिजर्व बैंक के द्वारा समय समय पर डिसाइड की जाती हैं जो दरें होती हैं, इनको 5 दिसंबर 2019 को घोषित नई रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को पूछ रहा है। तो ये उस वक्त थे 5.15% और 4.9%। तो इसमें ये रेपो रेट थी इतनी और ये रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। लेकिन ये फिर बाद में चेंजेस और हुए इसमें अभी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, इसका आंसर 54 का हो जाएगा। इसमें थर्ड ऑप्शन देखिए, ठीक है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के बारे में है ये। तो इसमें कौन से आपको सही हैं ये बताने हैं। तो इसमें पहला और तीसरा स्टेटमेंट ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला है, सॉफ्टवेयर एंड बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग का सबसे बड़ा उद्योग ये कहाँ पर स्थित है? यूपी में, नोएडा में स्थित है। सवाल नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, उत्तर प्रदेश में किसमें अन्न प्रथा जो है ये कहाँ की है? ये यूपी में। जो क्षेत्र में जो कृषि और वानिकी के विकास के लिए विशाखा है वो यूपी का बुंदेलखंड क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, इसमें कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो बुलंदशहर जो है इसमें क्या है, ये चीनी की मिट्टी से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट देखें, सवाल नंबर अगला है, अगरिया बेगम भुइया ये अनुसूचित जनजातियाँ यूपी में कहाँ पर हैं? ये लोकेशन इनकी सोनभद्र है। सवाल नंबर अगला क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक फॉस्फेटिक बायो फर्टिलाइजर है? ये कौन सा है? राइजोबियम है। सवाल नंबर नेक्स्ट, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखिए कंफर्म नहीं है अभी भी, क्योंकि इसमें अंबाजी चतुर्वेदी जो हैं ये ध्रुपद से संबंधित है, इसमें सुमेलित नहीं है वाला, गायन शैली में आपको पता करना है, तो इसको भी छोड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का देखिए, इसका आंसर आप कर पाएंगे आराम से, क्योंकि ये किताबें आपने पहले पढ़ रखी हैं, ठीक है। जो स्कूल टाइम पे ये सारी किताबें आप पढ़ चुके होंगे। नाम एटलीस्ट आपको पता है, सूर्यकांत, किताबें नहीं हैं, लेखक जो हैं, लेखकों के जो उपनाम हैं उनको, जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी के साथ में क्या लगाते हैं? निराला। तो इसमें ए का थर्ड हो जाएगा, ठीक। ऐसे ही इनके टाइटल हैं जो सरनेम साथ में लगते हैं, तो इसका आंसर ए ऑप्शन है। नेक्स्ट देखिए, चलिए अभी यहाँ पर हम इतनी क्वेश्चंस को रहने देते हैं। इसके नेक्स्ट पार्ट में आपको आज रात को ही या फिर रात को ही इसको अपलोड कर देंगे। सेकंड पार्ट आप मॉर्निंग में देख लीजिएगा चाहें तो इसके ये क्वेश्चंस आप जो है आप चेक कर सकते हैं आपके कितनी सही हुए हैं, ज़रा कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। फिर सुबह मॉर्निंग में कल सी कट ऑफ के बारे में डिस्कस करेंगे कितनी जा सकती है। अभी 62 क्वेश्चंस तक ही रहने देते हैं। थैंक यू सो मच।